इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सपने तभी सच होते हैं जब हम अब उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आपने भी सपने देखा होगा, एग्जाम पास करेंगे और तैयारी अच्छी करेंगे। तो अभी समय है, पेपर आने वाला है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। इस सेट में हम आपको लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये PYQ प्रश्न है, सो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके 20 प्रश्न इसमें है, 20 में से कम आपके 15 प्लस होने चाहिए। अगर 15 से कम आपके सही जाते तो आपको अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो लास्ट में बताइए ईमानदारी से आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। आपसे पूछा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो सूक्ष्म कण उस प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं। इससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धूप में खिड़की से आती प्रकाश किरणों में धूल के कणों द्वारा मार्ग दिखना, दूध या धुंध में टार्च की रोशनी का रास्ता दिखना। अन्य विकल्प क्यों गलत है? तो इंद्रधनुष जो है या प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन से बनता है, प्रकीर्णन से नहीं। तारों का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त में विलंबन यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है, टिंडल प्रभाव से नहीं। तो टिंडल प्रभाव सबसे पहले जॉन टिंडल द्वारा खोजा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ठोसों का आयतन स्थिर होता है, तो यह एकदम सही हो जाएगा। ठोसों का आयतन स्थिर होता है। ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है, यह भी सही है। ठोसों का एक निश्चित आकृति होता है, यह भी सही है। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, यह गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों की सीमाएं बहुत स्पष्ट होती हैं क्योंकि उनके कण बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और इसकी जगह से केवल कंपन करते हैं, इसलिए सीमाएं अस्पष्ट होती हैं। यह कथन गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, रक्त का द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, यह शरीर में पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को घुले हुए रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। प्लाज्मा के प्रमुख कार्य क्या है? तो यह भोजन जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हेतु ले जाना, CO2 का परिवहन और हार्मोन एवं एंटीबॉडी का परिवहन। बाकी विकल्पों की बात करें तो रक्त प्लेटलेट्स जो है केवल रक्त के थक्के में सहायक है। लसिका ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को रक्त में वापस लाती है लेकिन CO2 अपशिष्टों को मुख्य रूप से नहीं ले जाती। लाल उदरी कणिकाएं ये केवल ऑक्सीजन और आंशिक रूप से CO2 का परिवहन करती हैं, भोजन या अपशिष्ट नहीं। मानव रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है या हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जिसमें 90% पानी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक वायुमंडलीय दाब जो है किसके बराबर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडलीय वन एटमॉस्फेयर का दाब उस दाब के बराबर होता है जो समुद्री तल पर पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया जाता है, इसे पास्कल में मापा जाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण वास्तव में हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उन पर 2 आवेश होता है। इसके रासायनिक रूप से जो हम लिखेंगे हीलियम अल्फा कणों का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए उनकी भेदन क्षमता कम लेकिन आयनीकरण शक्ति बहुत अधिक होती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। आपसे पूछा है कि विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध धातु से बना होता है, प्योर मेटल से। विद्युत अपघटनी शोधन का उपयोग धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लिया जाता है। कौन से अशुद्ध धातु को जो है या एनोड के रूप में लिया जाता है, अशुद्ध धातु को, और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट उस धातु का उपयुक्त लवण विलयन होता है। उदाहरण के तौर पर तांबा के शोधन में एनोड अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्य जालिका कोशिका के भीतर एक जालीनुमा झिल्लीदार संरचना होता है जो पदार्थों के संश्लेषण में सहायता करती है और परिवहन के लिए मार्ग का कार्य करती है। इसके प्रकार जो है रुच्च अंतःद्रव्य जालिका, सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मृद अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम नहीं होते, लिपिड यानी कि वसा और हार्मोन का निर्माण करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थों संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव द्रव्य कुंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब पौधों की कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर निकलता है। इससे कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नमक डालने पर सब्जियां या पत्तियां मुरझा जाती है, या प्लाज्मोलिसिस का ही उदाहरण है, यानी कि जीव द्रव्य कुंजन का उदाहरण है जिसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। आपसे पूछा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक में, न्यूक्लियस में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग के आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक बहुत छोटा होता है लेकिन घनत्व बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली स्थान में घूमते रहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और यही द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। आपसे पूछा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं। एक चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर समान परिणाम और दिशा रखता है तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र को दर्शाने के लिए सीधी, समांतर और समान दूरी पर स्थित चुंबकीय रेखाएं बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर दो समान ध्रुवीय ध्रुवों वाले बार मैग्नेट के बीच का क्षेत्र लगभग एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व सीधी और समांतर होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्वफलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्वफलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रिज्म कोण, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में तीन फलक होते हैं, दो अपवर्तक फलक और एक आधार। इन दो अपवर्तक फलकों के बीच का कोण ही प्रिज्म कोण कहलाता है। इसे सामान्यतः कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह विचलित हो जाती है और इस विचलन का मापन विचलन कोण द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना
वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। इसका कारण है हमें सूर्य का उदय वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, यानी कि अग्रिम सूर्योदय, और सूर्यास्त वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है, यानी कि विलंबित सूर्यास्त होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन से जीव पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। आपसे पूछा है कि कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, मुकुलन के लिए करते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जलीय जीव है जो मुकुलन नामक अलैंगिक जनन विधि से प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में शरीर की बाहरी सतह पर पुनर्जनन क्षम कोशिकाएं सक्रिय होकर एक छोटा उभार बनाती हैं और यह उभार धीरे धीरे विकसित होकर नया हाइड्रा बन जाता है। माता हाइड्रा से अलग होकर स्वतंत्र जीव के रूप में बढ़ता है। हाइड्रा में कोशिकाएं स्वयं को पुनर्गठित कर नई संरचना बना सकती हैं या पुनर्जनन मुकुलन दोनों प्रक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो लिस्मेनिया या एक परजीवी प्रोटोजोआ है, द्विखंडी विभाजन से जनन करता है। ईस्ट की बात करें तो यह भी मुकुलन से जनन करता है परंतु यह एक कोशिकीय कवक है और पुनर्जनन कोशिकाएं उपयोग नहीं करता। अमीबा की बात करें तो यह द्विखंडी विभाजन द्वारा जनन करता है, मुकुलन द्वारा नहीं। तो क्या ध्यान रखना, हाइड्रा जो होता है मुकुलन और पुनर्जनन दोनों का श्रेष्ठ उदाहरण, परंतु ईस्ट जो है मुकुलन या का उदाहरण है लेकिन पुनर्जनन कोशिकाएं नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। एक समान वृत्तीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चलती है और उसकी गति समान रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो गति का परिणाम स्थिर होता है, दिशा बदलती रहती अतः त्वरण होता है। इस त्वरण को केंद्रीय त्वरण कहते हैं जो केंद्र की ओर होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो आकाश में उड़ता पक्षी, उसकी दिशा और गति दोनों अनियमित होती है। फुटपाथ पर चलता व्यक्ति रेखीय गति है, वृत्तीय नहीं। और सीधी चलती कार एक रेखीय गति का उदाहरण है, वृत्तीय नहीं। अन्य अगर आपको वृत्तीय गति का उदाहरण बताएं तो पंखे के ब्लेड का घूमना, चक्के का घूमना, उपग्रह का पृथ्वी की ओर चारों घूमना, ये सभी एक समान वृत्तीय गति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल में चाक का चूड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन वह मिश्रण है जिसमें ठोस कण किसी द्रव में असमित रूप से फैले रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। इन कणों का आकार बड़ा होता है और वे नग्न नेत्र से दिखाई दे सकते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, कण नीचे बैठ जाते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, अस्थिर मिश्रण होते हैं। उदाहरण के तौर पर जल में चाक का चूड़, जल में मिट्टी, पानी में रेत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सी कोशिकाएं, आपसे पूछा कि कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोग्लिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जिन्हें ग्लिया कोशिकाएं भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र में सहायक और रक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले न्यूरॉनों को संरक्षण, पोषण और सहारा प्रदान करते हैं। न्यूरोग्लिया को कभी कभी नर्वस सिस्टम की नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरॉनों की रक्षा और देखभाल करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्समीटर का उपयोग किया जाता है। लक्समीटर एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। प्रकाश की
तीव्रता की इकाई लक्स होती है। इसका उपयोग स्कूल, दफ्तरों और उद्योगों में उचित प्रकाश स्तर जांचने के लिए, फोटोग्राफी और स्टूडियो में लाइट सेटिंग के लिए। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनेमोमीटर जो है ये वायु की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, विशेषकर हवाई जहाजों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। आपसे पूछा कि साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जो किसी माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस में कणों के आगे पीछे कंपन के रूप में चलती हैं, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्योंकि कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा में होती। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, वैक्यूम में नहीं चलती, तरंग में संपीड़न और प्रसारण बनते हैं, तरंग की गति ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में घटती जाती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग, इसमें कणों का दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, जैसे प्रकाश या जल तरंगे। यांत्रिक तरंग आंशिक रूप से सही है, पर यह तरंग का प्रकार नहीं बल्कि तरंग की प्रकृति बताती है। विद्युत चुंबकीय इसका प्रसार निर्वात में भी होता है, जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, ध्वनि ऐसे नहीं। अतः ध्वनि तरंगे यांत्रिक तथा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मुख्यतः ब्यूटेन जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10, C4H10 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और प्रोपेन C3H8 गैसों का मिश्रण होता है। इसे दबाव में द्रव रूप में सिलेंडर में भरा जाता है और इसका उपयोग के समय या गैसीय रूप में निकलती है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन है प्रमुख घटक, और प्रोपेन है सहायक घटक। इसमें जो गंध आती है गैसों में उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो इथेन जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है, एलपीजी में नहीं। मीथेन जो है या सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस का मुख्य घटक है, और हाइड्रोजन या ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होता है, पर एलपीजी में नहीं। एलपीजी का उपयोग घरेलू खाना पकाने, औद्योगिक हीटिंग और वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका गंध पहचानने के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता। आपसे पूछा है कि कौन सा कण जो है परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का नाभिक धनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते बल्कि वे नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। तो प्रोटॉन जो है नाभिक का आवश्यक भाग है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित रहते हैं, इसमें रहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के बाहर के आवरणों में पाए जाते हैं। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं ईनामदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 15 से अगर आपके 15 से ज़्यादा सही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 15 से 10 के बीच में है तो आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में एग्जाम है तो अभी समय है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।